चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। खैरियत से सब लोग ठीक ठाक हैं। चांद सबको नज़र आ रहा होगा यकीनन। ठीक है। अच्छा जी, आज चूँकि कोरोना की वजह से हम जो है क्लासेस जो हैं वो आपकी ऑनलाइन कर रहे हैं। और ऑनलाइन के ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सी परेशानी का शायद आपको सामना करना पड़े, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आप सामने मौजूद होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है सवाल करना आसान होता है, जवाब देना आसान होता है, बंदा क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकता है। तो ये शायद थोड़ी सी परेशानी, लेकिन इंशाल्लाह आपको इतना हद तक एक्सप्लेन करेंगे कि आपको परेशानी नहीं होगी। सही। तो फ़िलहाल आज हम जो मुखातिब हैं वो फ़र्स्ट ईयर के तालिब इल्मों से मुखातिब हैं। अब यकीनन फ़र्स्ट ईयर वाले ये सोच रहे होंगे फ़र्स्ट ईयर ए भी है और फर्स्ट ईयर बी भी है। तो यकीनन आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जो है ना क्या किया जाए। सही है ना, कि फर्स्ट ईयर ए ने तो प्ले पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर बी ने प्ले नहीं पढ़ा हुआ। फर्स्ट ईयर ए के कुछ लोगों ने जो है ना लेसन्स पढ़े हुए, कुछ ने नहीं पढ़े हुए, कोई कहीं चल रहा है कोई कहीं चल रहा है। ठीक है ना। एक मिनट रुके, पॉज करते हैं इसको। तो देखें जी लिसन। तो आज हमने डिसाइड किया है कि किस तरह से पढ़ाया जाए। आज हमने फैसला ये किया है कि ना हम फर्स्ट ईयर ए के लिहाज से चलेंगे, ना हम फर्स्ट ईयर बी के लिहाज से चलेंगे, बल्कि हमारी आज कोशिश ये है कि तमाम सेक्शंस को, जो फर्स्ट ईयर ए वाले हैं, जो फर्स्ट ईयर बी वाले हैं, उन सबको एक बैलेंस करके चलें। तो आज हमने डिसाइड किया है कि हम जो है फर्स्ट ईयर ए वालों को भी और फर्स्ट ईयर बी वालों को भी एक नए लेसन की तरफ लेके चल रहे हैं। हालांकि लास्ट टाइम जो हमारी क्लासेस चल रही थी, रेगुलर क्लासेस चल रही थी, उस रेगुलर क्लासेस के अंदर हमने देखा था कि फर्स्ट ईयर ए वाले जो हैं वो काउंट्स रिवेंज भी पढ़ चुके हैं। सही है ना। फर्स्ट ईयर वालों को हमने ब्रिकन हेड्रिल पढ़ाया था, कहने के पाकिस्तान जिंदाबाद पढ़ाया था, हमने यूनाइटेड नेशन हम पढ़ रहे थे। और जो फर्स्ट ईयर बी वाले थे वो यकीनन अभी सेक्शन स्टार्ट हुआ था, कुछ ही क्लासेस हुई थी, तो हमने प्ले स्टार्ट किया ही था वहाँ पे काउंट्स रिवेंज तो बाद। लेकिन आज हमने डिसाइड किया है कि फर्स्ट ईयर ए वाले हैं या फर्स्ट ईयर बी वाले हैं, तमाम क्लासेस को, तमाम सेक्शंस को, जो फर्स्ट ईयर के हमारे जो बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं, तमाम तरह के तालिब इल्मों को हम जो है आज लेसन्स की तरफ लेके चलेंगे। और आज जो हम लेसन डिस्कस करने लगे हैं उस लेसन का नाम है द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है। यानी कि द इंग्लिश लैंग्वेज से मुराद, यानी आज हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली अंग्रेज़ी ज़बान है क्या, और इंग्लिश के बारे में लोगों के क्या कॉन्सेप्ट हैं, और इंग्लिश की रियलिटी क्या है। सही है ना। तो आज बहुत सारे हम फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। और यकीनन आप ये सोच रहे होंगे सर कि आप सिर्फ चांदी दिखाते रहेंगे, हैं कोई मटेरियल दिखाएं, कोई कुछ कुछ कुछ। हाँ, तो हमने आज फैसला किया है कि हम आपको जो है वो ऑनलाइन जो है वो स्लाइड्स पर पढ़ाएंगे। ठीक है ना। और हमने आपके लिए बहुत सारा मटेरियल बनाया भी है, बहुत मेहनत भी की है। सही है ना। तो आज हम जो है आपको फर्स्ट ईयर का चैप्टर डिस्कस करते हैं जिसका नाम है द इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर है। सही ना। और अभी मैं कैमरा टर्न करता हूँ कंप्यूटर की तरफ, और फिर टर्न करने के बाद फिर मैं आपको इसके पॉइंट्स बताऊंगा, इसके फैक्ट्स बताऊंगा, इसकी तमाम जो चीज़ें हैं वो आपसे डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो पहले अभी तक कैमरा टर्न करते हैं। हाँ जी, देखें। अब हमने ये कैमरा जो है ये टर्न कर दिया है कंप्यूटर की तरफ, ताकि हर किसी को जो है ना ये चैप्टर समझ में आए। सही है। और स्लाइड्स के ज़रिए से कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतर समझाने की, बेहतर से बेहतर वीडियो दिखाने की, ताकि आप जो है वो ज़्यादा क्लियरली समझ सकें इस चैप्टर को। तो स्टार्ट करते हैं, चलें पहली स्लाइड्स तो यकीनन अल्लाह के नाम से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर आगे लेके चलते हैं। आज हमारे चैप्टर का नाम जो है वो है द इंग्लिश लैंग्वेज। और आप जानते हैं कि इंग्लिश के बारे में बहुत सारे लोगों का जो है ना वो एक कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट ये है कि हर कोई इंग्लिश के बारे में अपनी अपनी लॉजिक्स लेके आ रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे देखें, अभी आपके सामने एक स्लाइड मौजूद है फर्स्ट ईयर सेक्शन ए और बी दोनों के लिए। अच्छा ठीक है। तो हमारे तमाम तालिब इल्म पढ़ रहे हैं, तो चाहे फर्स्ट ईयर ए वाले हैं बी वाले हैं, तमाम लोग इसको ध्यान से पढ़ें। जो हमारा कंप्रेस सिलेबस है उस कंप्रेस सिलेबस के अंदर द इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर मौजूद है। और हमारे ओवरऑल लेसन्स के अंदर भी देखा जाए तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी जो है द इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर खासा वैल्यू रखता है। तो आज हम आपको डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली है क्या, अंग्रेज़ी की बुनियाद कहाँ से है, कौन लोग थे जिन्होंने इंग्लिश बनाई, और क्या वाकई में इंग्लिश कोई चीज़ है भी या नहीं। ठीक है ना। और मज़ीद बहुत सारे इसके अंदर फैक्ट्स हैं, वो हम सारे आज डिस्कस करेंगे आपसे। तो फ़िलहाल हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखें, हमने एक स्क्रीनशॉट लिया है, ये बेसिकली कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा बेहतर और वाज़े जो है वो दिखा सकें। और अगर आपको इस पे दिख रहा है तो ज़्यादा बेहतरीन बात है, और अगर नहीं नज़र आ रहा क्लियर
तो आप पेज नंबर 131 बुक का जो है वो निकाल सकते हैं, उसमें ये चैप्टर मौजूद है जिसका नाम है द इंग्लिश लैंग्वेज। सही है। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको जूम करके दिखाने की, अगर आप लोगों को ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाता है ये तो अच्छी बात है। थोड़ा और मूव करा लेते हैं इसकी तरफ। ठीक है। तो देखें जी, तो तो देखें जी लिसन। तो चैप्टर नज़र आ रहा है आपको, कोशिश किया आपको ये फर्स्ट पैरा दिखाने की, जो कि पेज नंबर 131 है किताब के अंदर। चैप्टर का नाम हमारे द इंग्लिश लैंग्वेज है। अब सवाल ये है कि फर्स्ट ईयर में आकर यानी 11वीं क्लास में आकर ये क्यों कह लें कि सोचा गया कि लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताया जाए। तो देखिए, हमारा भी आपसे क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि इंग्लिश बेसिकली क्या है। तो नॉर्मली अगर आप लोगों से पूछें भाई इंग्लिश क्या है, तो लोग फ़ौरन कहते हैं भाई क्या मतलब क्या है, इंग्लिश एक ज़बान है, एक लैंग्वेज है। तो आज हम आपको ये रियलिटी बताएंगे कि क्या वाकई में इंग्लिश कोई लैंग्वेज है भी कि नहीं। अब सवाल ये है कि पूरे पाकिस्तान में आप डिफरेंट जगहों का विजिट करें तो आपको अक्सर जो है ना लिखा हुआ नज़र आता है कि 3 महीने में अंग्रेज़ी सीखें। कोई कह रहा होता है 6 महीने में अंग्रेज़ी सीखें। कोई कह रहा होता है कि जैसे किसी से आप कोई सवाल कर लें कि भाई ये क्या है, तो लोग आपको जो है ना फ़ौरन अंग्रेज़ी के अंदर 2 कैटेगरीज करके बता देते हैं कि भाई देखो ये जो वर्ड है ना ये असल में ब्रिटिश इंग्लिश का है, और ये जो वर्ड है ना ये जो है ना ये अमेरिकन इंग्लिश का है। यानी नॉर्मली हमारे यहाँ कल्चरल ये बात जानी और समझी और वैल्यू बताई जाती है कि भाई अंग्रेज़ी की 2 टाइप्स हैं, एक अमेरिकन इंग्लिश है और एक इंग्लिश जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश है। तो आज हम आपकी ये गलत फहमी जो है वो क्लियर कर देंगे। और वो गलत फहमी ये है कि अंग्रेज़ी ना तो अमेरिकन लैंग्वेज है और ना ही अंग्रेज़ी जो है वो ब्रिटिश लैंग्वेज है। बल्कि अगर आसान लफ्ज़ों में ये कहा जाए कि इंग्लिश इज़ नॉट द लैंग्वेज, अंग्रेज़ी जो है बेसिकली कोई ज़बान है ही नहीं। अब यकीनन जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम ये सुना होगा कि हैं सर क्या बता रहे हैं कि इंग्लिश कोई लैंग्वेज ही नहीं है, तो देखिए हम नहीं कह रहे। अगर आप जानना चाहते हैं कि वाकई में कि इंग्लिश है भी कि नहीं है, तो आप अपनी किताब का पेज नंबर 131 देख सकते हैं। और पेज नंबर 131 की जो पहली लाइन है, जैसे हमने आपको यहाँ पे देखें क्लियर भी किया हुआ, हमने यहाँ पे जूम करके दिखाया हुआ आपको फर्स्ट पैराग्राफ। और देखिए फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में लिखा गया है कि इंग्लिश इज नॉट द लैंग्वेज। सवाल देखें, पहली लाइन में उन्होंने डिफाइन कर दिया कि इंग्लिश इज नॉट द लैंग्वेज। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर अंग्रेजी है ही नहीं तो पूरी दुनिया में अंग्रेजी पढ़ाई क्यों जा रही है। और प्लस हमने तो देखा है कि इंग्लिश की ढेरों किताबें होंगी, इंग्लिश के अंदर ढेरों सोनेट्स होंगी, ढेरों किस्म की जो है ना नॉवेल्स हैं, फिक्शंस हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं। इंग्लिश तो लिटरेचर तो भरा पड़ा हुआ है। यानी अगर इस दौर के अंदर अगर आप लिटरेचर उठाएं कोई सा भी, तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो लिटरेचर मिलेगा आपको वो इंग्लिश का मिलेगा। लेकिन इंग्लिश के लिटरेचर होने के बावजूद, और प्लस आप देखते हैं हर साल इंग्लिश की एक नई डिक्शनरी आ जाती है, ऑक्सफोर्ड की नई डिक्शनरी आ जाती है। फिर आप कभी भी कोई वर्ड सर्च करें इंग्लिश के अंदर, तो एक वर्ड आप सर्च करते हैं तो उसकी 10 मीनिंग आ जाती हैं, 10 वर्ड आ जाते हैं। सही है ना, सिनोनिम्स आ जाते हैं, एंटोनिम्स आ जाते हैं। यानी सिनोनिम से मुराद यानी हम मीनिंग अल्फाज आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे मिल जाते हैं। तो सवाल ये सर, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इंग्लिश तो कोई लैंग्वेज ही नहीं है, और अगर अंग्रेजी वाकई में कोई जबान नहीं है तो उसमें ये इतनी विकैबलरी कहाँ से आ गई। आप देखें ना, उर्दू में भी शायद इतनी विकैबलरी ना हो जितनी विकैबलरी इंग्लिश में, या शायद यूं समझ लें दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस उठा के देख लें, किसी भी लैंग्वेज के अंदर इतने वर्ड्स मौजूद नहीं है जितने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मौजूद हैं। तो सवाल ये सर, या तो ये बात गलत है कि ये लैंग्वेज नहीं है, और अगर ये लैंग्वेज नहीं है तो फिर इसमें इतने सारे वर्ड्स कहाँ से आ गए। क्योंकि जाहिर सी बात है इतने सारे वर्ड्स होना इस बात की दलील है कि यकीनन ये क्या है, ये एक लैंग्वेज है। तो देखिए आज हम आपको समझाते हैं कि अंग्रेजी लैंग्वेज नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। अंग्रेजी लैंग्वेज नहीं है तो फिर ये कौन सी लैंग्वेज है जो हम बोलते रहते हैं, और इतना सारा लिटरेचर है जो हम बोलते रहते हैं, तो फिर ये सब क्या है। भाई देखें ना, ये तो 2 बातें हो सकती हैं, या तो हम कहें भाई अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, या फिर हम ये कहें कि अंग्रेजी लैंग्वेज नहीं है। और अगर हम ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी लैंग्वेज नहीं है, तो फिर सवाल ये होता है अगर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है तो इसमें इतनी सारी विकैबलरी कहाँ से आ गई, करोड़ों अरबों खरबों वर्ड्स कहाँ से आ गए, हर साल एक नई डिक्शनरी कैसे आ जाती है, हर साल एक नई डिक्शनरी आती है और उसमें सारे वर्ड नए होते हैं, ये सब कहाँ से आ जाता है। तो आज इसी का जवाब देने के लिए बैठे हैं। तो देखें, हम आपको आज बताते हैं कि इंग्लिश जबान का बैकग्राउंड बेसिकली क्या है। तो देखिए, अगर आपके पास किताबें मौजूद हैं, और अगर नहीं भी है मौजूद तो आप देखें, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट पैराग्राफ आपको हमने वीडियो में शो किया हुआ है।
कहा जा रहा है इंग्लिश इज नॉट द लैंग्वेज दैट हैज ऑलवेज बीन स्पोकन इन द ब्रिटिश आइलैंड, नॉट इंडीड इज इट द ओनली लैंग्वेज दैट इज स्पोकन देयर टुडे। यानी इस किताब के अंदर पहली लाइन में क्लियर कर दिया कि भाई इंग्लिश इज नॉट द लैंग्वेज। पहली बात तो ये अंग्रेजी किसी जबान का नाम नहीं है। और आगे लिख रहे हैं दैट हैज ऑलवेज बीन स्पोकन इन द ब्रिटिश आइलैंड। और आज भी अगर आप ब्रिटिश आइलैंड में चले जाएं, बर्तानिया में चले जाएं, ओल्ड इंग्लैंड में चले जाएं, तो आज भी आपको बड़ी अंग्रेजी बोली जाती हुई नजर आएगी। तो अगर इंग्लिश नहीं है तो फिर वो क्या बोल रहे हैं? फिर लिखा हुआ नॉर इंडीड इज इट द ओनली लैंग्वेज दैट इज स्पोकन देयर टुडे। और प्लस अगर आप इंग्लैंड चले भी जाएंगे तो इंग्लैंड में जाकर आपको अंग्रेजी के जैसी कई जबानें लोग बोलते हुए नजर आएंगे। बजाहिर आपको लग रहा होगा कि ये इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो इंग्लिश नहीं बोल रहे होते। जैसे अगर आपने कभी डिफरेंट वीडियोस देखी हैं, डिफरेंट लिंक्स देखे हैं, तो इंग्लैंड का एक मुल्क तो नहीं कहेंगे, इंग्लैंड का एक शहर कह लें या एक रियासत कह लें जिसका नाम है रोमानिया। रोमानिया के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो रोमानियन लैंग्वेज बोली जाती है, और बोलने से ऐसा लगता है कि वो इंग्लिश बोल रहे हैं, पर एक्चुअली वो इंग्लिश नहीं होती। तो आज हम आपको इसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताते हैं कि अंग्रेजी बेसिकली है क्या चीज। तो देखिए आगे लिखते हैं इंग्लिश वाज ओरिजिनली अ फॉरेन लैंग्वेज। यहां देखिए इस लाइन को बड़ा गौर से देख लें कि इंग्लिश वाज ओरिजिनली अ फॉरेन लैंग्वेज। अंग्रेजी बेसिकली अंग्रेजों की जबान भी नहीं है। अंग्रेजी खुद देखिए लिखा हुआ है इंग्लिश इटसेल्फ अ फॉरेन लैंग्वेज। अंग्रेजी बजाते खुद क्या है? वो एक फॉरेन लैंग्वेज है, एक गैर मुल्की जबान है। देखिए पाकिस्तान के लिहाज से तो हाँ ऑफ कोर्स इंग्लिश क्या है, वो एक फॉरेन लैंग्वेज है, गैर मुल्की जबान है। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, हमारे लिहाज से नहीं, इंग्लिश वाज ओरिजिनली अ फॉरेन लैंग्वेज। यानी अंग्रेजी अंग्रेजों के लिए भी क्या है? एक गैर मुल्की जबान है। यानी पता ये चल रहा है कि अंग्रेजी बेसिकली अंग्रेजों ने भी इजाद नहीं की, और बेसिकली अंग्रेजी अंग्रेजी है ही नहीं। तो अंग्रेजी क्या है हम आपको बताते हैं। देखें लिखा हुआ है इंपोर्टेड बाय फॉरेन इन्वेडर्स। अंग्रेजी पहली तो बात यह है कि इंग्लिश नाम की कोई चीज दुनिया में न थी, न बनाई गई, न कुछ। ये जो आज हमारे सामने इंग्लिश है, एक्चुअली ये इंग्लिश नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, तो हम आपको थोड़ा सा भी लेके चलते हैं आगे। कहा जा रहा है इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, एक गैर मुल्की जबान। गैर मुल्की जबान कैसे? कह रहे इंपोर्टेड बाय द फॉरेन इन्वेडर्स। अंग्रेजी को लाने वाले, बेसिकली अंग्रेजी थी नहीं। मैं आपको चलिए शॉर्टली बता देता हूं आपको, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे सर अंग्रेजी नहीं थी, अंग्रेजी नहीं, तो फिर क्या था? देखें इब्तिदा में इस जबान, मैं अंग्रेजी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज थी ये बेसिकली अंग्रेजी नहीं थी, कहा जाता है इट वॉज अ जर्मन लैंग्वेज। यानी अंग्रेजी को पैदा करने वाले कौन है? बेसिकली वो जर्मन्स है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इंग्लिश जो है ना वो एक चोरी की हुई जबान, यानी अंग्रेजी की अपनी कोई बुनियाद नहीं है। जैसे अब उर्दू की मिसाल ले लें, तो हमारी उर्दू की एक बुनियाद है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी बुनियाद कुरान मजीद है। कुरान मजीद है तो फिर वो जो हमारा कायदा होता है अलिफ बे जिसमें होता है, सही ना, तो हमारी तो एक बुनियाद है, सही ना, उसी से हमारी जबान आगे बढ़ती चली गई। लेकिन अंग्रेज जिसको अपनी जबान कहते हैं वो उनकी जबान है ही नहीं। इसकी इब्तिदा कहां से हुई थी? देखें इसी पैराग्राफ को आप देखें, वो जो इन्वेडर्स का जिक्र हो रहा है, इन्वेडर्स कौन होते हैं? जो कब्जा कर लेते हैं आगे। जैसे मिसाल के तौर पर पहले तो आपको पता होगा टिकट वीजा का कोई सिस्टम होता नहीं था, कोई किसी भी मुल्क में कहीं भी चला जाता था, सही ना। घोड़े होते थे, हाथी होते थे, सही ना, ऊंट होते थे, लोग कैमल्स के ऊपर बैठ के जो है ना वो नए नए जगहों पे चले जाते थे। ना कोई बॉर्डर्स थे, ना कोई टिकट था, ना कोई वीजा था, ना कोई रोक टोक थी, ना कुछ था, सही ना। जैसे मोहम्मद बिन कासिम की मिसाल ले लें, तकरीबन 17 टाइम्स उसने सिंध के ऊपर हमला किया, और हमला करने के बाद उसने कब्जा किया, ठीक है ना। ऐसे महमूद गजनवी की मिसाल ले लें आप, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इन्वेडर्स थे जिन्होंने अटैक्स किए और जगहों पर काबिज हुए। तो यहां पर भी हम क्या बता रहे हैं कि इंग्लिश को लाने वाले बेसिकली कौन थे? कह रहे हैं दीज इन्वेडर्स वर टू जर्मेनिक ट्राइब्स लिविंग इन व्हाट इज नाउ वेस्टर्न जर्मनी। यानी कि इस अंग्रेजी जबान जो ये अंग्रेजों ने अपनी बना ली है, इस जबान की इब्तिदा रखने वाले थे जर्मन्स। कहा जाता है जर्मनी के दो कबीले थे, दो ट्राइब्स थे, ठीक है ना, जिनको हमने इन्वेडर्स कहा है। अब देखें ट्राइब का मतलब होता है कबीले, क्योंकि आप जानते हैं पहले तो लोग खाना बदोश होते थे, कोई कहीं जाके जो है ना अपने कैंप्स लगा लेता था, वहां रहना शुरू कर देता था। तो इब्तिदा में क्या था? दो जर्मेनिक ट्राइब थे, जर्मन्स के कबीले थे,
वो लोग जो है थे तो जर्मन्स, लेकिन दोनों की जबानें क्या थी, वो डिफरेंट थी। सवाल ये सर जर्मन्स थे और जबानें डिफरेंट थी, नहीं। असल में लॉजिक ये थे जर्मन्स के वो लोग, यानी जर्मनी के रहने वाले थे, और दोनों की जबानें, दोनों कबीलों की लैंग्वेजेस कौन सी थी, वो जर्मन लैंग्वेज थी, लेकिन लैंग्वेजेस तो सेम थी, लेकिन लिखा जा रहा है कि दे वर सॉरी, उनकी जो जबानें थी बेसिकली वो थी तो जर्मन लैंग्वेज, लेकिन दोनों के डायलेक्ट्स क्या थे, वो मुख्तलिफ थे। डायलेक्ट से मुराद क्या होता है, डायलेक्ट का मतलब ये होता है, जैसे देखें एक उर्दू हम बोलते हैं कॉमन जबान में, आम तौर पर जो हम बातचीत कर रहे होते हैं, वो तो बड़ी आसान होती है, हर बंदे को समझ में आ जाती है। लेकिन वही उर्दू जब हम उर्दू की किताब में पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें समझ में नहीं आ रही। तो सवाल ये सर, जो हम बोल रहे हैं वो भी उर्दू है, जो किताब में लिखी हुई है वो भी उर्दू है, तो फिर हमें समझ में क्यों नहीं आती? तो उसकी वजह यह है कि जबानें तो दोनों सेम है, लेकिन दोनों का डायलेक्ट क्या है, वो डिफरेंट है। डायलेक्ट क्या होता है बेसिकली, DIELECT, डायलेक्ट, सॉरी DIALECT, डायलेक्ट क्या होता है बेसिकली? डायलेक्ट का मतलब होता है अ वे ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलने का तरीका, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग हैं जो पश्तो में बोलते हैं कि चढ़ जे, कुछ लोग जे बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं जी, ठीक है ना। अब लोगों का क्या क्या है तरीक़ेकार, या कह लें कि जबान का वे आउट डिफरेंट है। तो ये जो लफ्ज़ों की अदायगी, जैसे मिसाल तौर पर किसी, अब जैसे हमने आपको लास्ट में बताया था कि अंग्रेजी जबान के अंदर वर्ड है लूट, LOOT, लूट, और इस लूट का मतलब होता है लूट मार करना। लेकिन हमने क्या करा, हमने जब इसको हमने उर्दू में कन्वर्ट किया, तो हमने वो अंग्रेजी की लूट को हमने उर्दू में लूट मार बना दिया। जैसे अक्सर हम लोग क्लास में आपको बताते भी थे कि असल वर्ड बेसिकली क्या था, वो था डैकवेट, लेकिन जब वो हमने अपनी जबान में इस्तेमाल करना शुरू करा तो हमने उसको डकैत बना दिया, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही एक वर्ड था अलमीरा, अलमीरा अलमारी को कहते हैं अंग्रेजी में, लेकिन वो अलमीरा तो हमें कहने नहीं आया, लेकिन हमने उस अलमीरा को क्या बना दिया, हमने अलमारी बना दिया। तो ऐसे ही जो जर्मन लैंग्वेज थी वो थी तो सेम, यानी कबीले थे, जाहिर सी बात है जर्मन ट्राइब्स थे दोनों, जाहिर सी बात है दोनों जर्मनी के रहने वाले थे, लेकिन दोनों की जबान में मामूली मामूली क्या था, फर्क था। खैर, ये दोनों कबीले एक जगह आकर आबाद हुए, तो फिर दोनों का जो अंदाज था, तो देखें जल्दी से, तो दो तीन बातें तो हमने क्लियर कर ली कि देखें, अंग्रेजी को जो लोग ये समझते थे कि इंग्लिश एक जबान का नाम है, तो आज हमने उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये हमने आपको आपकी किताब का लेसन की फर्स्ट लाइन दिखा दी कि इंग्लिश इज नॉट द लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी किसी जबान का नाम नहीं है। तो सवाल ये सर, फिर अंग्रेजी किस जबान का नाम है? अगर आप यूं कहें कि अंग्रेजी यानी इंग्लिश वाज ओरिजिनली अ फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश बेसिकली इंग्लिश भी नहीं है, इंग्लिश अंग्रेजों के लिए भी एक गैर मुल्की जबान है, और वो गैर मुल्की जिन्होंने इस जबान की बुनियाद रखी वो कौन लोग थे, वो जर्मन्स थे, यानी दो जर्मन्स ट्राइब थे, दो जर्मनी के कबीले थे। और यकीनन सी बात है जर्मनी के थे तो उनकी जबान भी कौन सी थी, जर्मन थी। और वो दोनों कबीले, अच्छा वो कबीले कौन कौन से थे, उनके नाम क्या थे, हम आपको बताते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि रहने वाले वो कहाँ के थे, टू जर्मेनिक ट्राइब्स लिविंग इन व्हाट इज नाउ नॉर्दर्न जर्मनी अलोंग द नॉर्थ सी कोस्ट, यानी कि नॉर्थ सी कोस्ट यानी समंदर के किनारे के करीब नॉर्दर्न साइड पर जर्मनी में रहा करते थे, नॉर्दर्न कबीले थे वो जर्मनी के। दे वर कॉल्ड द एंगल्स एंड द सैक्सन, उन दोनों कबीलों के नाम क्या थे, एक कबीले का नाम था एंगल्स, ANGLES, और दूसरे कबीले का नाम था सैक्सन्स, SAXONS। यानी ये दोनों कबीले थे जो कि बेसिकली जर्मन थे, जर्मन लैंग्वेज बोलते थे, और एक छोटी सी प्रॉब्लम समझ लें, एक छोटी सी कह लें एटीट्यूड समझ लें इनकी जबान का, कि वो दोनों बंदे जो थे, जो दोनों ट्राइब थे, दोनों कबीले थे, वो बोलते तो जर्मन लैंग्वेज थे, लेकिन दोनों का जो स्पोकन था, सही है ना, वो दोनों स्पोकन जो थे वो बेसिकली उन दोनों का जो स्पोकन था वो किस तरह का था, ठीक है जी। तो बेसिकली वो दोनों जो थे कबीले, उनमें से एक का नाम था एंगल्स और एक का नाम था सैक्सन, दोनों जर्मन्स थे, दोनों की जबान सेम थी, लेकिन कह रहे हैं दे स्पोक डिफरेंट डायलेक्ट्स ऑफ द सेम लैंग्वेज। देखो उन्होंने खुद भी क्लियर कर दिया कि वो जो दोनों जर्मन कबीले थे, दे स्पोक डिफरेंट डायलेक्ट्स ऑफ द सेम लैंग्वेज।
जबान दोनों की सेम थी, यानी कि जर्मन लैंग्वेज थी, लेकिन दोनों की जबान का जो स्पोकन था, जो उनका बोलने का अंदाज था, जो उनके डायलेक्ट्स थे, जो उनका तर्ज था, वो थोड़ा सा डिफरेंट था। लेकिन दोनों की जबान कैसी थी? जर्मन। फिर आप जानते हुआ क्या, जब वो दोनों कबीले जो एक अलग अलग जगहों पे रहने वाले थे, मतलब जर्मनी के अंदर ही दो अलग अलग ट्राइब थे, उनके अलग एरियाज थे, अलग उनकी जबान थी, अलग उनका वे ऑफ स्पीकिंग था, सही है ना। वो जब एक जगह आकर आबाद हुए तो दो तरह की जर्मन लैंग्वेजेस आपस में क्या हुई? मर्ज हुई, और वहां से एक नई जबान का आगाज हुआ। लेकिन इतना तो हम भी जानते हैं कि जब दो जर्मन लैंग्वेजेस मिलेंगी तो इजिकल्स टू जर्मन लैंग्वेज ही होगा, यानी दो जर्मन लैंग्वेज मिलेंगी तो एक जर्मन लैंग्वेज ही बनेगी, अंग्रेजी लैंग्वेज नहीं बनेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें अगर आप अमेरिकन हिस्ट्री उठा के देख लें, या यूरोपियन हिस्ट्री उठा के देख लें, या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर उठा के देख लें, तो हम कहते हैं कि इंग्लिश वॉज द लैंग्वेज। तो आपकी इतला के लिए अर्ज है, इंग्लिश किसी किस्म की कोई जबान नहीं है। तो ये बात एक आपको क्लियर हो जानी चाहिए अच्छी तरह से कि इंग्लिश जो है वो किसी लैंग्वेज का नाम नहीं है। ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है जिसको हम इंग्लिश लैंग्वेज कहें। तो असल में हाँ, इब्तिदा में वो जो लैंग्वेज थी वो कौन सी लैंग्वेज थी? वो जर्मन लैंग्वेज थी, और जर्मन ही लोगों ने इजाद की थी। और फिर उन दो डिफरेंट कबाइल ने, दो डिफरेंट ट्राइब से मिलकर, जिनके एक का नाम था एंगल्स और एक का नाम था सैक्सन, दोनों ने एक नई लैंग्वेज की इब्तिदा रखी। लेकिन वो जो नई लैंग्वेज थी वो भी क्या थी? वो भी एक जर्मन लैंग्वेज ही थी। ठीक है, तो ये बात तो आज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ये अंग्रेजी जिसे हम कहते हैं, अंग्रेजी जैसे इन्होंने थर्ड लाइन में लिखा हुआ है, इंग्लिश वॉज ओरिजिनली अ फॉरेन लैंग्वेज, कि इंग्लिश जबान जो है वो अंग्रेजों के लिए भी एक गैर मुल्की जबान है। तो अगर हम कहें कि अंग्रेजों के लिए भी अंग्रेजी जो है वो एक गैर मुल्की जबान है, तो इसका मतलब है वो कौन सी इब्तिदाई जबान है? असल में इंग्लिश वॉज ओरिजिनली अ जर्मन लैंग्वेज। यानी अगर आप थर्ड लाइन जो लिखी हुई है कि इंग्लिश वॉज ओरिजिनली अ फॉरेन लैंग्वेज, आप इसे ज्यादा मुनासिब होगा कैसे पढ़ें? आप इसे यूं पढ़ें कि इंग्लिश वॉज ओरिजिनली अ जर्मन लैंग्वेज। अंग्रेजी किसी जबान का कोई नाम नहीं है, इंग्लिश नाम की कोई चीज नहीं है, बेसिकली जर्मन लैंग्वेज है, जिसको आगे बढ़ाते 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 क्या बना दिया गया? इंग्लिश बना दिया गया। तो अब हम आपको मजीद आगे के पैरास के अंदर क्या बताते हैं? हम आपको बताते हैं कि वो जो एक्चुअली एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज थी, उसे अंग्रेजों ने क्या कहना शुरू कर दिया। क्योंकि आप जानते हैं अंग्रेजों की हिस्ट्री है, ये चोर है बेसिकली, सही ना। चोर किस सेंस में? क्योंकि इन्होंने, देखिए आपको याद होगा, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहां पे थी? इराक के शहर बगदाद में थी। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जो हुआ करती थी वो कहां हुआ करती थी? वो इराक के शहर बगदाद में हुआ करती थी। और फिर प्री प्लान जब मुसलमानों का जवाल आया, सही है ना, और यूरोपियंस और मॉडर्नाइजेशन की तरफ दुनिया बढ़ने लगी, तो फिर आप जानते हैं उस जवाल के नतीजे में क्या हुआ? वो जो लाइब्रेरीज थी उनको जला दिया गया, वहाँ का जो इल्म था वो ट्रांसफ़र कर दिया गया यूरोप की तरफ। फिर बाद में वो जो इल्म था जो अरबी में और लातीनी ज़बानों में था, उसको बाद में कन्वर्ट किया गया, उन्होंने अपनी अपनी ज़बानों के अंदर और उसे अपना लिटरेचर बना लिया। लेकिन ऑफिशियली देखा जाए तो ये बेसिकली जो ये इंग्लिश बोलने वाले, जिसको अपने आप को अंग्रेज़ कहते हैं, ये बेसिकली इनकी कोई चीज़ अपनी नहीं है। इनके पास जो इल्म है वो बेसिकली स्टोलन है, चुराया हुआ इल्म है, सही है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं सेकंड पैरा के अंदर इंग्लिश की एक और हिस्ट्री जो आपको शायद पता ना हो, वो भी हम क्लियर कर देते हैं। देखिए जी, तो ये बेसिकली अब हमने आपके सामने जो है ना वो थोड़ा क्लोज किया, क्लोजअप दिया है सेकंड पैराग्राफ को। और इस सेकंड पैराग्राफ के अंदर हम आपको बताना चाह रहे हैं क्या? देखिए लिखा हुआ क्या है? एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश। अब आप देख लें यहां से, यानी कि अगर एंग्लो और सैक्सन दोनों ही जर्मन थे और उन दोनों की जबानों को मिलाकर एक नई जबान बनाई गई, तो वो इंग्लिश कैसे हो गई? ये सवाल उठता है यहां से। लेकिन आपके किताब वाले क्या लिख रहे हैं? कह रहे हैं एंग्लो सैक्सन या ओल्ड इंग्लिश, यानी अंग्रेजों ने फौरन एंग्लो सैक्सन को किस चीज का नाम दे दिया कि भाई ओल्ड इंग्लिश, यानी बहुत सालों पहले, सदियों पहले जो जबान थी जिसको एंग्लो सैक्सन ने बनाया, उसको उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये जो है ये हमारी ओल्ड इंग्लिश थी। और देखा आगे रेफरेंस भी दिया हुआ है, एज हिस्टोरियंस ऑफ द लैंग्वेज प्रिफर टू कॉल इट,
यानी जो हिस्टोरिकल लोग हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, जो अंग्रेजी जबान, जो अंग्रेज हैं, जो पुराने अंग्रेज हैं, वो कहते हैं कि भाई असल में अंग्रेजी की इब्तिदा हुई थी एंग्लो सैक्सन के दौर में। देखिए आप गौर करें कि अंग्रेज भी इस बात को मानते हैं कि अंग्रेजी की इब्तिदा एंग्लो सैक्सन ने की। लेकिन सवाल यह है कि सर एंग्लो जो कबीला था और जो सैक्सन कबीला था, दोनों ही अंग्रेज नहीं थे। दोनों में से कोई अमेरिका से बिलोंग नहीं करते थे, दोनों में से कोई जो है ना फ्रेंच नहीं थे, दोनों में से कोई जो है ना बर्तानिया से बिलोंग नहीं करते थे। भाई एंग्लो भी जर्मन से था, सैक्सन भी जर्मन से था, और इनकी लैंग्वेज जो थी वो जर्मन लैंग्वेज थी। तो सवाल यह है, दो जर्मन कबीले आपस में मिलकर जो लैंग्वेज बनाएंगे वो अंग्रेजी कैसे होगी? लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि हिस्टोरियंस ने लिख दिया है, एज हिस्टोरियंस ऑफ द लैंग्वेज प्रिफर टू कॉल इट, यानी हिस्टोरियंस जो हैं वो इसको क्या प्रिफर करते हैं, वो कहते हैं हाँ भाई एंग्लो सैक्सन थे, लेकिन इनको हम ओल्ड इंग्लिश कहते हैं, पुरानी अंग्रेजी कहते हैं। हालांकि कॉमन सेंस की बात है, एंग्लो सैक्सन जर्मन लोग हैं, जर्मन लोग मिलाकर अपनी जबान मिलाकर वो अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? और चलें जर्मन लोगों ने कोई भी लैंग्वेज मिलाई और कुछ भी बनाया, अंग्रेजी कैसे बन गई? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जो है ना अंग्रेज तो कहता है नहीं हमारी तो जबान। खैर भारत आगे बढ़ते हैं। रिमेन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम अबाउट AD 450 टू अबाउट AD 1150। यानी कहा जा रहा है दुनिया के अंदर जब एंग्लो सैक्सन ने एक नई जबान इजाद की जिसको अंग्रेज कहते हैं कि वो अंग्रेजी थी, हम नहीं मानते लेकिन अंग्रेज कहते हैं वो अंग्रेजी थी, तो एंग्लो सैक्सन का जो अंदाज था, जो स्पोकन था उनका, वो सन 450 से लेके यानी 450 से लेके 1150 तक जो दुनिया में जबान बोली गई वो जबान एंग्लो सैक्सन थी, जिसको अंग्रेज कहते हैं ये हमारी ओल्ड इंग्लिश थी। हालांकि ऐसा नहीं था। ठीक है, यहां तक बात उम्मीद है क्लियर होती होगी। अच्छा, अब हम आपको आज बताते हैं कि जिससे ये ओल्ड इंग्लिश कह रहे हैं वो बेसिकली थी कैसी, और आपको भी सुनकर बड़ा अजीब सा लगेगा सर ये क्या चीज पढ़ रहे हैं, तो हम आपको अभी देखें। देखिए जी, हमारी बुक का पेज नंबर है 131 और 131 का सेकंड पैरा है और सेकंड पैरा की गालबन थर्ड लाइन है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि जो जर्मन लैंग्वेज थी जिसको एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज कहा जाता था वो एग्जैक्टली थी कैसी, यानी आपके ख्याल में जिसे अंग्रेजी कहा जा रहा है वो अंग्रेजी थी भी या नहीं, और क्या मामला थे वो हम आपको अभी बता देते हैं। देखिए लाइन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है कि जिसे ये अंग्रेजी कह रहे हैं सन 450 से लेके 1150 तक, सही नहीं, 450 टू 1150 तक, कह रहे हैं इट लुक लाइक दिस। कैसी दिखती थी उस दौर की अंग्रेजी, जिसे अंग्रेजी कह रहे हैं, बेसिकली हम तो अंग्रेजी नहीं कहते, हम कहते हैं उस दौर की जर्मन लैंग्वेज कैसी थी। तो देखिए कॉमास में लिखा हुआ है THA, यानी कि ये बेसिकली इन्होंने एंग्लो सैक्सन वर्ड लिखा है था, सही है, THA था कह लें, धा कह लें, जो भी कह लें। आज के दौर में अगर हम जानना चाहें कि इस था को क्या बना दिया गया है, तो अगली ही लाइन में ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, देखें लिखा हुआ है दे, यानी कि जर्मन जो लोग थे, जो एंग्लो सैक्सन थे, जो 450 और 1150 में जब वो इंग्लिश इंग्लिश तो नहीं, जर्मन जब वो बोलते थे तो उनकी जबान में एक वर्ड था THA था, जिसको आज के लोगों ने अंग्रेजी में कन्वर्ट करके बना दिया है THEY दे, यानी आजकल जो हम इस्तेमाल करते हैं ना UV दे आई, तो आज के दौर का दे, इसकी ओरिजिनल शक्ल क्या थी सन 450 के अंदर, वो था THA था। फिर सेकंड वर्ड देख सकते हैं आप थर्ड लाइन के अंदर लिखा हुआ है THE। अच्छा, अगर हम थर्ड लाइन का ये वर्ड देखें THE, तो आज के दौर में तो हम कहते हैं सर AN और द, सही ना, कि सर ये तो आर्टिकल है, लेकिन ये जो THE लिखा हुआ है ये हमारे दौर की THE नहीं है, बल्कि ये एंग्लो सैक्सन दौर में THE दा था, तो उनका जो दा था वो हमारा क्या है, वो हमारा कहलाएगा WHO, हु कहलाएगा। यानी कि एंग्लो सैक्सन कहते थे दा और हम कहते हैं हु का मतलब कौन। फिर लिखा हुआ है ने, अगर आप देखें थर्ड लाइन में लिखा हुआ है ने, NE, तो ने बेसिकली क्या था, ने को कहा जाता है डू, आज के दौर में हम डू कहते हैं, उनके दौर में नहीं, एंग्लो सैक्सन कहते थे ने। फिर लिखा हुआ है अच्छा, फिर लिखा हुआ है क्या, गेले फेथ, अच्छा माफ कीजिएगा थोड़ा सा, NE ने से मुराद जो एंग्लो सैक्सन कहते थे हमारे दौर में कहते हैं डू नॉट,
जैसे अक्सर हम सुना ना, हम लोग अक्सर में रफली कह देते हैं ना, ना का मतलब नहीं, सही ना। तो अंग्रेजी एतबार से भी ये लोग कहते हैं कि भाई एंग्लो सैक्सन कहते थे ने, हमने इसे कन्वर्ट कर दिया डू नॉट, यानी नहीं के सेंस में कर दिया। फिर एंग्लो सैक्सन जो वर्ड इस्तेमाल करते थे वो कहते थे गैलेफेथ, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड लिखा हुआ है गैलेफेथ। अब गैलेफेथ अजीब सी बात है, लेकिन आज के दौर में हम कहते हैं भाई गैलेफेथ का मतलब है बिलीव, यकीन करना। अच्छा, अगर गौर किया जाए तो फेथ तो आज के दौर में भी देखा जाता है, लेकिन हमारा जो फेथ है FAITH कहलाता है, लेकिन जो एंग्लो सैक्सन वाले जो गैलेफेथ थे वो थे FATH, ठीक है। तो उनके दौर में गैलेफेथ कहते थे। अब जदीद दौर में जो हमें अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है उसमें कहते हैं बिलीव, यानी यकीन। फिर अगर हम आगे पढ़े लाइन नंबर 4 के अंदर तो लिखा हुआ है थुर, THURH। तो सुन के आपको हंसी आ रही होगी, क्या सर थुर फुर पढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली एंग्लो सैक्सन जो थे वो कहते थे थुर, लेकिन हमारे आज की अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, रिफ्यूज। वैसे अगर आज हम गौर करें तो हमारी उर्दू भी ऐसे ही, हम लोग अक्सर होता है थुर थुर के चल 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 चल, है ना। तो चल 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 मतलब चल पे चल, फुट 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 ऐसे मतलब। तो वो जो एंग्लो सैक्सन थे वो क्या कहते थे, वो कहते थे थुर, सही है ना। और आज के दौर में हम कहते हैं फुर, यानी कि रिफ्यूज मतलब इनकार, सही ना। तो थुर का मतलब एंग्लो सैक्सन में आज के दौर में क्या होता है, रिफ्यूज करना, इनकार करना। ऐसे एक वर्ड लिखा हुआ है एगेन्नी, लाइन नंबर 4 के अंदर एगेन्नी। अब सवाल यह है, ऐसा एगेन्नी वर्ड तो अंग्रेजी का है ही नहीं भाई। तो एगेन्नी को आज के दौर में इन्होंने क्या बना दिया, थ्रू, THROUGH। थ्रू का मतलब जरिए से, जैसे आई वॉज पासिंग थ्रू द रिवर, मैं दरिया के करीब से गुजर रहा था। फिर ऐसे लिखा हुआ एक वर्ड है सायर, CYRE। अब ये सायर बेसिकली क्या होता है, तो सायर का मतलब है देयर, यानी एंग्लो सैक्सन कहते थे सायर, और हम अपनी जबान में आजकल जो अंग्रेजी बोल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, हम कहते हैं देयर, THEIR, यानी दे का पॉजेसिव केस देयर, दे देम देयर होता है ना, तो देयर, THEIR। फिर लिखा हुआ है क्या, फिर एक वर्ड लिखा हुआ है हाय। अब हाय जो है, हम तो हाय हाय तो मोबाइल में लिख रहे होते हैं, हाय हाउ आर यू। हाय का मतलब तो सलाम के सेंस में लिख रहे होते हैं हम, लेकिन भाई ये जो हाय HY वर्ड है ये एंग्लो सैक्सन यानी जर्मन जबान का वर्ड है, लेकिन आज इसको अंग्रेजी दौर में इन्होंने क्या बना दिया है, OWN, ओन, अपना, जाती बना दिया। और फिर लिखा हुआ है क्या वर्ड लिखा हुआ हाय, हाय का मतलब जो है ना, हमने सारे मतलब देर बता दिया, हाय का मतलब ओन बता दिया। अब एक वर्ड है स्कोरियत, लाइन नंबर 4 में देखें, जो जर्मन वर्ड है SCORIATH, स्कोरियत। अब स्कोरियत बेसिकली क्या होता है, स्कोरियत को आज के दौर में हम कहते हैं चॉइस, यानी अपनी पसंद। फिर एक वर्ड है लाइन नंबर 4 का ना, NA ना, तो आज हम अंग्रेजी में कहते हैं नॉट, ठीक है। फिर एक वर्ड है थुर, THURH, थुर। अब अजीब थुर थुर से वर्ड आ रहे हैं, तो ये है, इसका मतलब है थ्रू, THROUGH। फिर एक वर्ड है ग्यूयर्ड, GEWYARD। अब ग्यूयर्ड का मतलब, ग्यूयर्ड बेसिकली क्या है, ये एक क्या है जर्मन वर्ड है, लेकिन आज के दौर में हमने इसको क्या कन्वर्ट कर दिया, फेट, किस्मत। तो बात समझ में आ रही है आपको। तो असल में अंग्रेजी नाम का कोई वजूद नहीं था, बेसिक वजूद था किसका, जर्मन्स का। और जर्मन्स बेचारों की मेहनत थी, और इन अंग्रेजों ने उन जर्मन्स की लैंग्वेज को क्या बना दिया, इन्होंने कहा भाई ये तो हमारी जबान है, ओल्ड इंग्लिश का नाम इसको दे दिया गया। अच्छा जी, अब जैसे कि हमने आपको बताया कि अंग्रेजी बनी कैसे ना, तो देखें इब्तिदा तो कर दी जर्मन वालों ने बेचारों ने। अच्छा, जर्मन वालों के जो एंग्लो सैक्सन थे वो बेचारे अपनी अपनी बोल रहे थे, हमने उसको ओल्ड इंग्लिश का नाम दे दिया। फिर उसके बाद आप जानते हैं एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ था इन्वेडर्स। इन्वेडर्स का मतलब डिफरेंट टाइम में डिफरेंट लोग वहां पर कब्जा करते रहे, डिफरेंट लोग वहां पर काबिज रहे। तो कहा जा रहा है the reason why it is not still the language of England is that there were two more foreign invasions of the island by people speaking different tongues. First the Norman or Viking from the Denmark and then the Normans from the Normandy in France. यानी कि अब गौरतलब बात क्या है कि कहानी सिर्फ यहीं पे स्टॉप नहीं हो जाती कि एंग्लो सैक्सन मिले और अंग्रेजी बन गई, नहीं ऐसा नहीं है। एंग्लो सैक्सन तो जर्मन थे, और उन्होंने अगर कोई नई लैंग्वेज की इब्तिदा रखी भी तो वो जर्मन लैंग्वेज थी, वो अंग्रेजी लैंग्वेज नहीं थी। लेकिन जो हमारे हिस्टोरियंस थे, जबान बोलने वाले जो इंग्लिश अंग्रेजों के हिस्टोरियंस थे, उन्होंने कहा भाई ये जो एंग्लो सैक्सन थे ना, इन्होंने ओल्ड इंग्लिश कही थी, चलो कोई बात नहीं, कह रहे हैं तो मानना तो पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो सवाल ये फिर मजीद क्या हुआ, क्या उसके बाद इंग्लिश बन गई, नहीं नहीं नहीं, उसके बाद भी इंग्लिश नहीं बनी। तो आगे लिखा हुआ है द रीजन वाई इट इज नॉट स्टिल द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड
is that there were two more foreign invasions of the island by people speaking different tongues. यानी कि जो ओल्ड इंग्लिश थी वो भी जर्मनी सॉरी वो भी इंग्लैंड में आजकल बोली नहीं जाती। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि जर्मन्स के ख़त्म हो जाने के बाद, यानी एंग्लो सैक्सन कबीलों के ख़त्म हो जाने के बाद, वहाँ पर दो मज़ीद कौमें आकर आबाद हुई थी, जिनमें से एक कौम जो थी उसका नाम था नॉर्थमैन, जिनको विकिंग्स कहा जाता था, फ्रॉम डेनमार्क। आपको विकिंग शायद समझ में ना आए कि ये विकिंग क्या होते हैं, नॉर्थमैन क्या होते हैं, तो आपने आजकल डेनमार्क का नाम तो सुना हुआ है ना, एक डेनमार्क कंट्री है। तो डेनमार्क में जो लोग आबाद हुए हुए हैं उनको विकिंग्स कहा जाता था पुराने दौर में, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है एंग्लो सैक्सन के दौर के बाद फिर जो नया दौर स्टार्ट हुआ था, यानी उसी जगह पर एंग्लो सैक्सन के बाद आकर कौन आबाद हुए थे, यानी किसने इन्वेजन की थी, किसने कब्जा किया था उन जगहों पर, वो थे नॉर्थमैन और विकिंग्स, जिनको हम कहते हैं डेनमार्क वाले। यानी डेनमार्क वाले लोग आकर वहां पर आबाद हुए थे। और फिर जाहिर सी बात है अभी तक वो जबान जर्मन थी, फिर बाद में उसके अंदर डेनमार्क वाले आ गए तो उसमें विकिंग्स और नॉर्थ टाइप की लैंग्वेजेस भी ऐड हो गई उसके अंदर, ठीक है। फिर कह रहे एंड देन द नॉर्मन्स फ्रॉम नॉर्मैंडी इन फ्रांस, यानी कि सबसे पहले जर्मन्स आकर आबाद हुए, उनके बाद विकिंग्स यानी कि डेनमार्क वाले आकर आबाद हुए, उन्होंने अपनी लैंग्वेज मिक्स कर दी उसके अंदर लाकर, फिर उसके बाद फाइनली कौन आबाद हुआ वहां पर आकर, नॉर्मन्स कौन है? आपको याद होगा जिन्होंने फर्स्ट ईयर का प्ले पढ़ा हुआ है, काउंट्स रिवेंज पढ़ा हुआ है, तो आपको हमने बताया था कि वो जो अल्बर्ट था, मॉर्सर्फ का और मर्सिडीज का बेटा, तो मोंटी क्रिस्टो और अल्बर्ट जो है वो छुट्टियां गुजारने कहाँ गए थे? नॉर्मैंडी गए थे। तो नॉर्मैंडी बेसिकली कहाँ पर है? नॉर्मैंडी में रहने वालों को नॉर्मन्स कहा जाता है। और नॉर्मैंडी बेसिकली कहाँ पर वाक़ है? नॉर्मैंडी एक शहर समझ लें आप, और वो फ्रांस में वाक़ है। और यकीनन फ्रांस में वाक़ है तो नॉर्मैंडी जो ज़बान होगी वो फ्रेंच लैंग्वेज होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर जर्मन्स के बाद आकर आबाद हुए विकिंग्स यानी डेनमार्क वाले, फिर उनके बाद आकर वहां पर फ्रांस वाले आबाद हुए, यानी उस जर्मन लैंग्वेज के अंदर पहले डेनमार्क वालों ने अपनी जो है ना लैंग्वेज को मिक्स किया, फिर फाइनली उसके अंदर फ्रांस वाले आए तो उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को मिक्स किया, फिर उसमें जो नॉर्मैंडी वाले थे उन्होंने नॉर्मन्स के लैंग्वेज को मिक्स करा। तो इस तरह लैंग्वेजेस मिक्स होते 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 वो एक पागल बुझिया बन गई, ठीक है ना। और फिर आप जानते हैं अब कोई भी मुल्क अकेला, कोई भी जबान अकेला इस पे क्लेम नहीं कर सकता। अगर जर्मन्स बोले भाई ये हमारी लैंग्वेज है, तो हाँ ठीक है, इब्तिदा में जर्मन्स के वर्ड थे, लेकिन फिर बाद में जो है ना विकिंग्स वालों ने डेनमार्क की लैंग्वेज मिक्स कर दी थी तो उनके वर्ड्स भी शामिल थे। फिर उसके बाद अगर डेनमार्क वाले बोले भाई ये हमारी लैंग्वेज है, तो बाद में भाई फ्रेंच भी आ गए थे, फ्रेंच लोगों ने अपनी जबान मिक्स कर दी थी इसके अंदर। तो बताने का मकसद क्या है कि लैंग्वेजेस मिक्स होती चली गई, मिक्स होती चली गई, और ये काफिला आगे बढ़ता चला गया। तो देखें क्लास, आज हमने जो कह लें कि अपनी जो लेक्चर्स हमने डिस्कस किए वो तकरीबन मैंने बहुत डिटेल में तो कह लें कि सारा नहीं बताया, शॉर्टली बताया, लेकिन ये जो दो पैराग्राफ्स आज हमने डिस्कस किए आपसे, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा कह लें कि वैल्यूज़ हैं इंग्लिश की, कि आप यूँ समझ लें कि अंग्रेज़ी तो बेसिकली अपनी ज़बान है ही नहीं। यानी आप हम जो हमारे पाकिस्तान में आप देखेंगे अनफॉर्चुनेटली किसी को अगर देखा जाए कि भाई किसी को अगर बेचारे को इंग्लिश नहीं आती, तो नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि जैसे जितने वो इलिटरेट है, उसकी सारी चीज़ें बेमानी बेमकसद हैं। लेकिन आप देखें आज हमने आपको थोड़ी कोशिश की सॉरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताने की, कि देखें अंग्रेज़ी जिसके चक्कर में हम पागल हुए जा रहे हैं, पूरी दुनिया बेवकूफ़ बनी हुई है, पागल बनी हुई है। अंग्रेज़ी तो अपनी ज़बान है ही नहीं, बल्कि अंग्रेज़ी तो अंग्रेज़ों की ज़बान भी नहीं है। तो आज बहुत शॉर्टली हमने आपको बताया, और कह लें कि कुछ थोड़ी मेहनत आपके लिए की है, वो शायद आपके सामने नज़र भी आ रही है। आज देखें हमने सही मानों में एक पेज भी पूरा डिस्कस नहीं किया, यानी इतना डिस्क्रिप्टिव लेसन है ये, लेकिन ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का लेसन है ये। तो अभी देखें, अभी तो हमने आपको आज फर्स्ट पेज की जो है कुछ बातें डिस्कस की हैं, ठीक है ना। फिर इंशाल्लाह जो है ना अभी फर्दर क्लासेस के अंदर कल जो है हम आपसे मज़ीद ये सेकंड हमने स्लाइड्स आपके लिए तैयार रखी हुई हैं, यानी सेकंड पेज आप समझ लें बुक का, इसमें से भी जो मेन पॉइंट्स हैं वो कल हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये थर्ड पेज है इस लेसन का, अभी थोड़ा आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा हो सकता है, लेकिन कल इंशाल्लाह ये और बहुत वाज़ेह आपको नज़र आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो बताने का मकसद ये है कि अभी ये तमाम चीज़ें जो हैं ये डिस्कशन के लिए बाकी हैं,
ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک اور ایکٹیویٹی ہماری جو لاسٹ پیج ہے، اس کی بہت اہم بات ہے اس میں سے بتانی ہے آپ کو، وہ بھی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پھر اس کے نیچے کوشچن آنسرز ہیں اس کے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ کوشچنز جو ہے وہ اس پیج پر ہیں اور کچھ کوشچنز جو ہیں وہ اس لاسٹ پیج کے اوپر ہیں. تو یقیناً جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو نالج اس میں ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو امید ہے آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ صحیح لگا ہوگا، بہترین لگا ہوگا، انفارمیٹیو تھا. صحیح ہے نا. پیپر کے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت زبردست تھا، بہت امپورٹنٹ تھا. اور آج آپ کو یقیناً پتہ چل گیا ہوگا کہ انگریزی جو ہے جس کے پیچھے دنیا پاگل ہوئی ہوئی ہے، انگریزی اٹس سیلف نتھنگ، انگریزی تو کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو انشاءاللہ مزید کلاس کو کل کنٹینیو رکھیں گے، یہیں سے باتوں کو آگے بڑھائیں گے تھرڈ پیراگراف سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو یہ لیکچر آج ہی جو ہے انشاءاللہ مل جائے گا. کوشش پوری ہوگی انشاءاللہ آپ کو آج لیکچر مل جائے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ایز سون ایز پاسبل آپ کو یہ بھیج دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ ول کنٹینیو، کل ہم یہی ٹاپک آگے سے کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے جی. اللہ حافظ.